नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट क्लासेस IQ चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपके लिए जो कक्षा 10 का अपना पाठ चल रहा था उसके बारे में आपको आगे की जानकारी प्राप्त करूंगा। पहले हमने पढ़ा था कि गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत में प्रवेश करते हैं। उसके बाद 1916 में हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन में जाते हैं। उसके बाद चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद मिल मजदूर, फिर आता है खिलाफत आंदोलन, फिर रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़ा, फिर हमने पढ़ा जलियांवाला बाग हत्याकांड और असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन तक हमने बात कर ली थी। अब आगे की बात मैं आपसे प्रदान करता हूं। तो असहयोग आंदोलन के बाद में एक पार्टी की स्थापना होती है, इसका नाम है स्वराज पार्टी। स्वराज ट्रैक्टर कौन? स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई थी 1923 में। 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। इसकी स्थापना किसने की थी? तो मोतीलाल नेहरू, अमल नेहरू यानी मोतीलाल नेहरू, वह CR दास, चित्तरंजन दास ने इसकी क्या की थी? स्थापना की थी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1923 के अंदर। किसने की? तो मोतीलाल नेहरू है, CR दास ने इसकी स्थापना की थी। अब इसके बाद क्या हुआ? स्वराज पार्टी के बाद कांग्रेस में एक अलग से पार्टी बन चुकी थी जिसका नाम था स्वराज पार्टी। अब स्वराज पार्टी के बाद में क्या हुआ? अब ब्रिटिश में एक नई सरकार बन चुकी थी, टोरी की सरकार। उस सरकार ने भारत में संवैधानिक जानकारियां प्राप्त करने के लिए, सुझाव प्राप्त करने के लिए एक गठन का आयोग बनाया और उस गठन का आयोग को भारत में भेजा था। उस आयोग का नाम था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन 1927। सह से साइमन और सह से 27। तो 1927 में कौन सा कमीशन है? तो साइमन कमीशन। ब्रिटिश में टोरी की सरकार बनी और उसने सर जॉन साइमन के निर्देश में एक समिति का गठन किया जिसका नाम था साइमन कमीशन। तो ब्रिटिश में नई टोरी सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया। इसके अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सर जॉन साइमन। इसमें 7 सदस्य थे। कितने सदस्य? 7 सदस्य। और खास बात यह थी कि इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था। एक भी भारतीय शामिल नहीं था। साइमन कमीशन भारत पहुंचता है 1928 में। गठन कब हुआ? 1927 में और भारत पहुंचा 1928 में। 1928 में भारत पहुंचा। भारत पहुंचते ही इसका जगह जगह विरोध होने लगा और नारे लगने लगे कि साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। जहां हम किसी जगह जाते हैं और वापस जाते ही आपको कह दिया कि यहां से वापस जाओ तो आपको कैसा लगेगा? उसी प्रकार सर जॉन साइमन जब भारत की धरती पर कदम रखता है तो कदम रखते ही एक नारों की आवाज मुझे लगती है कि साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ की नारे लगती है। साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक के नारे लगते हैं। बिहार में ऐसा होता है कि बिहार में सर जॉन साइमन है, उनके स्वागत के लिए बिहार वालों को जो लोग थे उन्हें रुपए देकर वहां इकट्ठा किया जाता है, लेकिन वो रुपए ले लेते हैं। बाद में जब
सर जॉन साइमन को देखते ही वो भी क्या करते हैं, साइमन गो बैक के नारे लगाने शुरू कर देते हैं। अगर हम इंडियन हिस्ट्री में बात करें तो लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज इस साइमन कमीशन के दौरान हुआ था। जब उन पर लाठियों का प्रहार हो रहा था तब लाला लाजपत राय ने कहा कि मेरे पर बरसाई गई हर लाठी अंग्रेज सरकार के लिए एक कील साबित होगी। तो सर जॉन साइमन के आगमन पर लाठीचार्ज की गए तो इसमें लाला लाजपत राय की क्या हो चुकी थी, मृत्यु हो चुकी थी। तो सर जॉन साइमन, अब इसका जगह जगह विरोध होने लगा, जगह जगह विरोध होने लगा। तो उस टाइम वायसराय थे इरविन। कौन थे? इरविन। तो इरविन ने भारतीयों को एक गोलमेल सा ऐलान कर दिया भारतीयों में। क्या इरविन ने कहा? इरविन ने भारत को अधिराज्य देने का गोलमेल सा ऐलान कर दिया, ऐलान कर दिया। तो इरविन ने क्या किया कि हम भारत को एक डोमिनियन स्टेट दे देंगे, यानी एक अधिराज्य दे देंगे। लेकिन भारतीयों वालों ने कहा कि हमें अब अधिराज्य नहीं, हमें अब पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। तो पहले इसका आप स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद मैं आगे की कहानी बताता हूं। स्वराज पार्टी 1923, साइमन कमीशन 1927 और भारत की धरती पर कब पहुंचता है तो 1928 में, और साइमन गो बैक के नारे लगने शुरू हो जाते हैं। इसका विरोध इसलिए हुआ कि इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था। अब मैं बात करता हूं लाहौर का कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन वह पूर्ण स्वराज की मांग। पूर्ण स्वराज की मांग। जब इरविन ने कहा कि मैं आपको डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दूंगा, लेकिन भारत वालों ने कहा कि हमें अब अधिराज्य नहीं, हमें अब पूर्ण स्वराज चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। तो कांग्रेस का यह लाहौर अधिवेशन कब का है तो यह दिसंबर 1929 में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या हुआ कि 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के किनारे लाहौर में तिरंगा झंडा फहराकर शपथ ली गई कि प्रतिवर्ष 26 जनवरी को हम क्या बनाएंगे? स्वतंत्रता दिवस बनाएंगे। तो क्या शपथ ली गई? 26 जनवरी 1930 को लाहौर में रावी नदी के किनारे तिरंगा झंडा फहराया गया। वह प्रतिवर्ष इसी दिन स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई, मनाने को कहा गया। वास्तव में आजाद हुए थे 15 अगस्त 1947 को, लेकिन कांग्रेस के इस लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग में 26 जनवरी 1930 को पहला क्या स्वतंत्रता दिवस बनाया गया था। लाहौर में रावी नदी के किनारे तिरंगा झंडा फहराया गया था। हमारा संविधान पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949 को तैयार हो चुका था, लेकिन क्या हुआ कि इस दिन को याद रखने के लिए, यानी 26 जनवरी को याद रखने के लिए हमारा संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। क्योंकि ये जो दिन था ये हमारे लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन था, क्योंकि इसी दिन हमने पहला स्वतंत्रता दिवस बनाया था। इसीलिए याद रखने के लिए हमने अपना संविधान को कब 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। तो ये दिन काफी महत्व था हमारे लिए। तो पूर्ण स्वराज की मांग कब रखी गई तो दिसंबर 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हो रहा था, उसमें रखी गई, और 26 जनवरी 1930 को लाहौर में रावी नदी के किनारे तिरंगा झंडा फहराया गया। वह प्रतिवर्ष कहा गया कि हम इसी दिन क्या बनाएंगे? स्वतंत्रता दिवस बनाएंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लें। अब गांधी जी एक बड़ा आंदोलन स्टार्ट करेंगे। गांधी जी क्या करेंगे? एक बड़ा आंदोलन स्टार्ट करेंगे। उस आंदोलन का नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन।
क्या नाम है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी नम्रता पूर्वक। सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या है कि नम्रता पूर्वक हम अंग्रेजों के जो कानून है उनका उल्लंघन करेंगे। तो गांधी जी ने यह आंदोलन स्टार्ट किया। तो गांधी जी ने इरविन को एक पत्र लिखा। इरविन वायसराय था उस टाइम, तो इरविन को एक पत्र लिखा। उस पत्र में 11 मांगे रखी और 11 मार्च तक इरविन को समय दिया। तो गांधी जी ने यह पत्र कब लिखा था, तो गांधी जी ने यह पत्र 31 जनवरी 1930 को इरविन को एक पत्र लिखा, एक पत्र लिखा जिसमें कितनी मांगे थी, जिसमें 11 मांगे थी कि हमारी ये 11 मांगे हैं। और टाइम दिया 11 मार्च तक, चेतावनी दी 11 मार्च तक चेतावनी। गांधी जी ने वायसराय इरविन को एक पत्र लिखा और उसमें 11 मांगे। गांधी जी ने कहा कि ये 11 मांगे हमारी मान लीजिए, वरना इरविन इस देश में एक ऐसा आंदोलन स्टार्ट होगा कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इरविन ने इस बातों पर ध्यान नहीं दिया। इरविन ने सोचा कि आंदोलन करता है, कुछ टाइम बाद वापस ले लेता है, लेकिन इरविन को पता नहीं था कि यह आंदोलन अब आगे जाकर क्या करेगा। इरविन को टाइम दिया गया 11 मार्च तक। गांधी जी ने कहा कि अगर 11 मार्च तक तूने मेरी बात मान ली तो ठीक है, वरना मैं एक ऐसा आंदोलन स्टार्ट करूंगा जिसकी तू या ब्रिटिश सरकार है वो कल्पना नहीं कर सकते। इस आंदोलन में सामान्य समस्याएं थी, उद्योगपतियों की समस्या थी, लेकिन एक प्रमुख समस्या थी, एक प्रमुख मांग भी इसमें एक रखी गई थी, वो थी नमक कर। नमक कर को तोड़ना, नमक कर को तोड़ना। नमक की आवश्यकता हमें जरूर पड़ती है, भोजन की मूल आवश्यकता है नमक, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, नमक की आवश्यकता पड़ती है। तो नमक पर कर लगा दिया था इन अंग्रेजों ने। तो 11 मार्च का वो समय आ गया, इरविन ने इस बातों पर ध्यान नहीं दिया। अब गांधी जी एक यात्रा पर जाएंगे और यात्रा के बाद एक आंदोलन शुरू करेंगे, उसका नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन। और वो यात्रा है जिसका नाम आपने सुना होगा, दांडी यात्रा। दांडी यात्रा, इसकी शुरुआत होती है 12 मार्च 1930 और कब तक, 6 अप्रैल 1930 तक, 6 अप्रैल 1930 तक। दांडी एक स्थान है गुजरात में एक स्थान है दांडी। तो गांधी जी ने यात्रा शुरुआत की 12 मार्च 1930 से और 6 अप्रैल 1930 को वो कहां पहुंचेंगे, दांडी। गांधी जी ने इस यात्रा की शुरुआत की थी अपने आश्रम साबरमती के आश्रम। हाँ, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, साबरमती आश्रम से शुरुआत, साबरमती आश्रम से शुरुआत। गांधी जी ने जब यह यात्रा शुरू की थी तब उनके साथ इनके विश्वसनीय 78 समय सेवक साथ थे। समय सेवकों के साथ, और ये दूरी थी वो थी 240 मील, 240 मील। इस यात्रा की शुरुआत की साबरमती आश्रम से और एक धुन के साथ कि रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, इस धुन के साथ गांधी जी ने यात्रा शुरुआत की, हाथ में लाठी, और कहां पहुंचेंगे, दांडी। गांधी जी जब चले तो 78 अनुयायी इनके साथ थे। धीरे धीरे यह काफिला बढ़ता गया। अंतर्राष्ट्रीय विदेशों थे, देश थे अलग, उनमें भी ये बातें फैल चुके हैं। गांधी जी एक भारत में एक बड़ा आंदोलन स्टार्ट करने जा रहे हैं। मीडिया, पत्रकार, टीवी पत्रकार थे, वो गांधी जी को कवरेज करने के लिए वहां पहुंच गए। अब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर प्रसिद्ध हो चुके थे गांधी जी। अब से सब देखना चाहते थे कि गांधी जी कौन है, कैसे दिखते हैं गांधी जी। सब मीडिया है वो गांधी जी के पास आकर उनका परिचय लेने लगी, गांधी जी से वार्तालाप करने लगी। जब ये चले, जब 78 अनुयायी साथ थे, जब ये दांडी पहुंचे तो वो काफिला बड़ा हो चुका था, लाखों में पहुंच चुके थे। वो समय से 78 थे, लेकिन अब कहां पहुंच चुके थे, लाखों में पहुंच चुके थे। तो 6 अप्रैल 1930 को वो दांडी पहुंचते हैं और समुद्र के किनारे नमक को उबालकर और नमक का जो कर था उसको क्या है, हटा देते, यानी नमक कर हटा देते हैं। नमक कर को
6 अप्रैल 1930 को हटा देते। नमक कर को 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी जब नमक आंदोलन को तोड़ा, उसी कारण जगह जगह पर इस नमक आंदोलन की रैलियां भी निकाली गई और जहां पर नमक करते उनको नमक कर को तोड़ा भी गया। तो उसका आप सेकंड छोड़ दें। अब मैं बात करता हूं सविनय अवज्ञा आंदोलन की। कैसा था इस आंदोलन का स्वरूप? इस आंदोलन में गांधी जी ने क्या कहा? गांधी जी ने कहा कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, वही बात जो मैंने असहयोग आंदोलन में बताई थी। पीछे की वीडियो है, उसको आप जरूर देखें। उसमें मैंने असहयोग आंदोलन में जो बात बताई थी वही स्वरूप इस आंदोलन में गांधी जी ने अपनाया है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। सरकारी संस्थाओं का त्याग, सरकारी संस्थाओं का त्याग, और महिलाओं ने दुकानों पर जाकर वहां दुकानों पर हड़ताल भी की थी। तो गांधी जी का भी आंदोलन पूरे देश में फैल चुका था। इरविन ने सोचा कि अगर मैं वो 11 मांगे थी वो अगर मान लेता तो ये आंदोलन नहीं होता। तो गांधी जी अब इरविन के बीच एक समझौता होता है। अब गांधी जी की हर बात को इरविन मानने के लिए तैयार है और गांधी जी को बुलाता है और एक समझौता होता है, जिस समझौते को कहता है गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता कब होता है? यह होता है 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच क्या होता है? समझौता होता है और गांधी जी को कहा जाता है कि आप दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन आए, और गांधी जी चले जाते हैं दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। गांधी इरविन समझौता हुआ था, तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी हैं। तो इसमें किन बातों का ज्यादा महत्व दिया गया? तो महत्वपूर्ण बिंदु क्या थे? गांधी जी ने कहा कि जितने भी मेरी राजनीतिक जो नेता हैं उनको आपने गिरफ्तार किया तो उनको रिहा कर दीजिए। जब ये नमक तोड़ो अभियान जो दांडी यात्रा शुरू हुई थी, तब गांधी जी के एक साथ थे अब्दुल गफ्फार खां, जिन्हें सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। तो गांधी जी ने कहा कि मेरे राजनीतिक जो नेता हैं उनको रिहा कर दीजिए, यानी राजनीतिक कैदियों को रिहा। राजनीतिक कैदियों को रिहा। गांधी जी ने दूसरी बात रखी कि धरना व प्रदर्शन करने की अनुमति, धरना व प्रदर्शन करने की अनुमति दी। अब इरविन हर बात गांधी जी की मानने लगा था। अब गांधी जी पहुंच जाते हैं लंदन दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कहां होता है? तो लंदन। क्या है ये गोलमेज सम्मेलन? एक गोलमेज होती है, उसके बाहर जो लोग आते हैं, ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि होंगे, एक भारतीय प्रांतों के प्रतिनिधि होंगे और भारतीय देश रियासतों के प्रतिनिधि। तो इसमें कौन कौन शामिल थे? तो एक तो ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि, ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। किसमें? दूसरे गोलमेज सम्मेलन या सभी गोलमेज सम्मेलनों में। कितने गोलमेज सम्मेलन हुए? तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। दूसरे भारतीय प्रांतों के प्रतिनिधि और भारतीय देशी रियासतों के प्रतिनिधि, भारतीय देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होते थे गोलमेज सम्मेलन में। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन मैं आपको आगे बताऊंगा, तो पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें।
अब मैं बात करता हूं दूसरे गोलमेज सम्मेलन की। कब से कब तक हुआ दूसरा गोलमेज सम्मेलन? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन यह हुआ था 7 सितंबर 1931 से लेकर 9 दिसंबर 1931 तक। 7 सितंबर 1931 से लेकर 9 दिसंबर 1931 तक, सॉरी 1 दिसंबर 1931 तक, 1 दिसंबर 1931 तक। गांधी जी जब इस गोलमेज सम्मेलन में पहुंचते हैं तो वहां के जो अधिकारी है, वो लोग है, वो गांधी जी को देखना चाहते हैं। गांधी जी को देखना चाहते हैं कि गांधी जी है क्या, ऐसा कौन व्यक्ति है जो इतने भारत को एक स्वतंत्रता दिलाने के लिए इस आंदोलन में भाग ले चुका है। वो सब गांधी जी को देखना चाहते थे। बड़ी भीड़ वहां पर इकट्ठा हो चुकी थी। किसको देखने के लिए? तो महात्मा गांधी जी, बापू जी को देखने के लिए, राष्ट्रपिता को देखने के लिए वहां पर लोग इकट्ठा हो चुके थे। इस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भी भाग लेते हैं और दलित वर्ग का नेतृत्व करने के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी सम्मेलन में भाग लेते हैं। बाबा साहब और गांधी जी के मध्य एक विवाद हो जाता है दलितों को लेकर। अंग्रेजों की नीति क्या थी? अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो और राज करो। अंग्रेजों ने जैसे मुसलमानों के लिए कहा कि मुसलमान बाहुल्य क्षेत्र है, उन्हें आप मुसलमान यानी पाकिस्तान, वो बात चलो बाद की, लेकिन मुसलमानों को एक बाहुल्य क्षेत्र दे दिया था। उसी प्रकार उन्होंने कहा कि दलित जहां पे है, दलितों को एक बाहुल्य क्षेत्र दे दिया जाएगा। लेकिन गांधी जी ऐसा नहीं चाहते थे। गांधी जी ने कहा कि ऐसा आप क्यों कर रहे हो, दलितों को एक अलग से क्यों दे रहे हो? गांधी जी इसका विरोध करते हैं कि दलित है वो हमारे बीच ही रहेंगे। गांधी जी ने सर्वप्रथम दलितों को हरिजन कहा था कि ये तो भगवान ईश्वर यानी ईश्वर की ये संतान है। हरिजन का तो होता है ईश्वर की संतान, यानी ये तो हरि के लोग हैं। तो गांधी जी ने सर्वप्रथम दलितों को क्या कहा था? हरिजन कहा था। तो गांधी जी और बाबा साहब के बीच यहाँ पर थोड़ी अनबन हो जाती है और गांधी जी वहां से नाराज होकर चले जाते हैं। और बाद में गांधी जी और बाबा साहब के मध्य एक समझौता होता है जिसे कहा जाता है पूना समझौता या पूना पैक्ट। पूना समझौता किनके बीच? गांधी जी व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के मध्य, अंबेडकर जी के मध्य क्या होता है? समझौता होता है। कौन सा? पूना समझौता। कौन सा? तो पूना समझौता होता है। कब होता है ये पूना समझौता? तो ये होता है सितंबर 1932 में। सितंबर 1932 में ये समझौता होता है। गांधी जी वहां से वापस आते ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस स्टार्ट कर देते हैं, वापस शुरू कर देते हैं। उसमें जो संपन्न किसान थे वो भी उनका साथ देते हैं, गोदीवाड़ी जो मजदूर थे वो भी इनका साथ देते हैं। रेलवे पर हड़ताल कर दी जाती है। लेकिन गांधी जी को जिस प्रकार पहले सहयोग मिला था जिस दांडी यात्रा के बाद, वैसा सहयोग गांधी जी को इस आंदोलन में नहीं मिल पाया। मैं आपको कक्षा 10 के जो चैप्टर है उसके भारत में राष्ट्रवाद, उसमें जितना दिया गया है उतना ही आपको बताऊंगा। अब उसके बाद इस चैप्टर में क्या दिया गया? इसमें दिया गया कि सामूहिक अपनेपन का भाव, सामूहिक अपनेपन का भाव, सामूहिक अपनेपन का भाव, यानी सभी को एक साथ लेने की भावना कैसे प्रदर्शित की गई, मैं वो आपको बताता हूं। इसमें एक नंबर है भारत माता का या भारत माता की छवि, भारत माता की छवि यानी भारत माता की एक तस्वीर बनाई गई। इसको शुरू किया था बंकिम चंद्र ने, लेकिन इसे सन्यासी रूप में किसने प्रदर्शित किया? तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। सन्यासी रूप में रविंद्रनाथ, याद रखना रविंद्रनाथ टैगोर अलग है और रविंद्रनाथ अलग है। रविंद्रनाथ टैगोर ने दर्शाया, क्या दर्शाया? एक सन्यासी के रूप में दर्शाया, जिसके एक हाथ में माला है, एक हाथ में कपड़ा है, एक हाथ में पुस्तक है, एक हाथ में अनाज है। तो क्या है? अनाज, कपड़ा,
माला और पुस्तक। 4 हाथ हैं और चारों हाथों में क्या है? अनाज है। एक हाथ में कपड़ा है, एक हाथ में माला है, एक हाथ में पुस्तक है। इसका आप स्क्रीनशॉट दें। तो सामूहिक अपनेपन का भाव, उसमें आगे क्या है? नाम आया बंकिम चंद्र, तो राष्ट्रगीत वंदे मातरम किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र। और राष्ट्रगान है वो किसने लिखा? वो लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर। वंदे मातरम बंकिम चंद्र की पुस्तक या आनंद मठ में से लिया गया है, आनंद मठ में उपन्यास था उनसे लिया गया है। उसमें एक और है राष्ट्रीय प्रतीक, अपनेपन की भाव में राष्ट्रीय प्रतीकों का महत्व। राष्ट्रीय प्रतीकों का महत्व, इसमें एक झंडा, अपना तिरंगा झंडा तैयार किया गया। जब ब्रिटिश सरकार थी तब उसमें 8 प्रांत थे और उसमें 8 कमल बनाए गए। 8 प्रांतों के लिए क्या है? 8 फूल। हिंदू मुसलमान की एकता के लिए सूरज व चांद है। सूरज व चांद है। हरा, पीला और नीला उसमें रंग यूज किया गया है और बीच में वंदे मातरम को लिखा गया है। बाद में गांधी जी उसमें थोड़ा परिवर्तन करते हैं और उसमें इन सभी के जगह चरखा को सम्मिलित कर देते हैं। चरखा को स्वदेशी का प्रतीक मान के उसमें क्या कर देते हैं? सम्मिलित कर देते हैं। उसमें एक पाठ में बाल गंगाधर तिलक भी एक छवि बताएगी आपको पाठ में, बाल गंगाधर तिलक की। उस तिलक में आपको बाल गंगाधर की जो मूर्ति है उसमें मंदिर, मस्जिद और चर्च भी आपको दर्शाई गई है। तो ये था आपका पाठ भारत में राष्ट्रवाद, चैप्टर नंबर 2, पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद। वो आपको अगली वीडियो में कराऊंगा। तो आपको ये पाठ समझ में आ चुका होगा। जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां थी वो मैंने आपको बता चुका हूं। तो जय हिंद।